हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आपने अब तक की कहानी में देखा कि उर्मिला देवी अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने के लिए उसकी ही पुरानी गर्लफ्रेंड को लेके आ गई है, जिसे वो कभी शादी से पहले बहुत पसंद करता था। पर उस समय उर्मिला देवी की नाराजगी की वजह से वो उससे शादी नहीं कर पाया था। पर अब इस बार उर्मिला देवी ने खुद अपने बेटे की शादी उसकी पहले की गर्लफ्रेंड रागिनी से करवा दी है। पर रागिनी इस घर में किसी और मकसद से आई है। वो तो सिर्फ अपनी पहले की बेइज्जती का बदला उर्मिला देवी और राजेश से लेने आई है। अब आगे की कहानी। रागिनी बेटा, स्वागत है तुम्हारा इस परिवार में। अब तुम भी इस परिवार का हिस्सा बन चुकी हो। अब ये घर जितना सुमन का है उतना ही तुम्हारा है। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। बेटा रागिनी, अब तुम मुझे आंटी बोलना बंद कर दो। अब तुम मुझे सुमन की तरह माँ जी या मम्मी जी बुला सकती हो। जी ठीक है मम्मी जी, आज से मैं आपको मम्मी जी ही बुलाऊंगी। देखो बेटा रागिनी, मैं अच्छे से जानती हूँ एक शादी के लिए लड़की के बहुत सारे अरमान होते हैं जो तुम्हारी इस शादी में पूरे नहीं हो पाए। राजेश की भले ही ये दूसरी शादी हो, पर तुम्हारी तो पहली थी। तुम्हारे तो बहुत सारे अरमान होंगे जिसे तुमने अपने मन में ही दबा कर रखा होगा। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे राजेश फिर से अपने प्यार के रूप में मिल गया, मेरे लिए तो वही काफ़ी है। मैंने तो सोचा था अब मैं राजेश को दोबारा कभी नहीं पा पाऊंगी, पर देखो ना किस्मत का भी कैसा खेल है। भले ही मैं आज राजेश की दूसरी बीवी बनकर इस घर में आई हूँ, मगर बीवी तो बन ही गई ना। बेटा रागिनी, तेरा और राजेश का मिलना शायद भगवान ने इसी तरीके से लिखा था। देखो ना, इतनी मुसीबतों के बाद भी तुम दोनों आखिरकार 8 सालों बाद एक साथ आ ही गए। हाँ आंटी, ये बात तो मैं भी मानती हूँ। वैसे माँ, इसका श्रेय तो आपको और सुषमा आंटी को भी जाता है। सुषमा आंटी ने देखो ना, पूरी दुनिया में छांट कर लाई भी तो कौन? वही लड़की जिसे मैं शादी से पहले प्यार करता था। हाँ बेटा, तेरी सुषमा आंटी का भी बहुत बड़ा हाथ है रागिनी को ढूंढने के लिए। रागिनी बेटा, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी आभारी हूँ। तुम आज के ज़माने की लड़की होकर भी राजेश की दूसरी बीवी बनने के लिए तैयार हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी माँ ऐसा चाहती थी। आंटी, आपको मेरा आभारी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ये सिर्फ आपकी भलाई के लिए करती तो फिर आपको शायद मेरा आभारी होना भी पड़ता। पर आप भी ये जानती हैं कि मैं राजेश को पहले से ही प्यार करती थी, उसे पहले से ही पसंद करती थी, इसलिए आपको मेरा आभारी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ये जो भी कुछ किया है वो अपने प्यार को पाने के लिए किया है। जैसा कि आप जानती थी कि राजेश ने जब मुझे छोड़ दिया तो मैंने किसी का हाथ नहीं थामा। 8 लंबे साल अकेले बिताना मुश्किल तो रहा, पर भगवान ने मुझे उसका फल जरूर दिया, इसलिए आज मैं खुश हूँ। वाह बेटा रागिनी वाह, तुम्हारी उम्र से बड़े विचार हैं तुम्हारे। मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी अपने बेटे के लिए। माँ, अब ऐसी बात भी नहीं है। अब नई बहू के आते हुए आप सुमन को इग्नोर करना मत शुरू कर दीजिएगा। सुमन के विचार भी उसकी उम्र से कहीं बड़े हैं। अगर सुमन राजी ना होती तो आज रागिनी यहाँ खड़ी ना होती। सुमन मेरी दूसरी शादी के लिए आसानी से मान गई, इसीलिए मैं दूसरी शादी रागिनी से कर पाया, वरना मैं कभी नहीं कर पाता ये दूसरी शादी। हाँ हाँ, थोड़ा शय तो इसे भी जाता ही है, मगर ये शय नहीं देना पड़ता। अगर ये मुझे पोता दे देती तो 4 बेटियां सर पर रख दी मेरे। क्या जरूरत थी मुझे तुम्हारी दूसरी शादी करवाने की, अगर ये मुझे पोता दे देती तो। पर नहीं, इसकी कोख तो बस बेटियां जनने के लिए है। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? अब आप सुमन को क्यों परेशान कर रही हैं? वो बेचारी तो वो सब कुछ कर रही है जिससे आपको खुशी मिले, फिर भी आप उसे ताने सुना रही हैं। ये तो ठीक बात नहीं है। बस कर जा राजेश, ये तो क्या कर रहा है? अपनी नई नवेली दुल्हन के सामने तो अपनी पहली बीवी की तारीफ कर रहा है। ये क्या कर रहा है? अपना ही घर क्यों बर्बाद करने में लगा हुआ है? नहीं माँ जी, राजेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं उनकी बात पर सहमत हूँ। आप सुमन जीजी को कुछ मत कहिए, वैसे भी इन सब में उनकी क्या गलती है? बहू, अभी तुम कुछ नहीं जानती हो इसके बारे में। ये जितनी भोली दिखती है ना शक्ल से,
उतनी भोली है नहीं, जो तो बस भोलेपन का नाटक करती है। माँ आप ये क्या कह रही हैं? कम से कम अभी रागनी के सामने ये सारी बातें तो मत कीजिए। क्यों, कुछ गलत कह रही हूँ क्या मैं? इसे भी तो पहले ही दिन पता चल जाना चाहिए कि घर में किन की बातों का साथ देना है और किन की नहीं। तुम दोनों जाओ अब कमरे में, आराम कर लो। मैं भी बहुत थक गई हूँ दिन भर में काम करते हुए, मुझे भी अब आराम करना है। अब तू सोने मत लग जाना, शाम को नई बहू की मुंह दिखाई भी है, उसके लिए भी तुझे तैयारी करनी है। खाना भी थोड़ा ज्यादा बना लेना, 2-3 लोग और भी होंगे मेहमान रात को खाने पर। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम कर लूंगी, आप जाइए और आराम कीजिए। जाइए, आप दोनों भी आराम कर लीजिए, आप दोनों भी तो थक गए होंगे ना पूरे दिन भर। अरे हमने कौन से आज पत्थर तोड़े हैं जो हम थक गए होंगे? कोर्ट मैरिज की है हमने, 2 साइन ही तो करने थे। वैसे भी 2 साइन करने में कौन थकता है? थक तो तुम गई होंगी, कितने सारे मेहमानों को लिए खाना बनाना है, और कितने सारे मेहमानों के लिए तुम पहले ही खाना बना चुकी हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी काम में मदद कर दूंगी। और हाँ, माँ जी को ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये अब हम दोनों के बीच की बात है। नहीं रागिनी, तुम मेरी वजह से खुद को परेशानी में मत डालो। अगर माँ जी को ये बात पता चली कि तुमने मेरी खाना बनाने में मदद की है तो वो फिर तुम पर भी गुस्सा करेंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वैसे भी माँ जी तब सोने चली गई है, मैं तुम्हारी आराम से मदद कर सकती हूँ। वैसे भी मुझे दिन में आराम करने की आदत नहीं है। राजेश, अगर तुम्हें आराम करना है तो तुम आराम करने जा सकते हो, क्योंकि मुझे तो कोई आराम नहीं करना है। मैं अभी सुमन की मदद करूंगी। अरे वाह, तुम दोनों ने तो पहले ही दिन अपनी टीम बना ली है। मुझे इस टीम से बाहर मत कर देना, आखिरकार मैं भी तुम्हारा इकलौता पति हूँ। पता चले दोनों एक टीम बनाकर मुझे ही बाहर कर रही हैं। अरे नहीं नहीं, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? हम तो बस ये कह रहे हैं आप आराम कीजिए, हम दोनों बहनें आपस में काम कर लेंगी। अरे वाह, ये तो अच्छा है, तुम दोनों तो पहले ही दिन बहनें बन गई। क्यों, तुम्हें कुछ परेशानी है क्या हम दोनों के बहन बनने से? अरे ये क्या कह रही हो? मुझे भला क्या परेशानी होगी? मेरे लिए तो उतना ही फायदा है जितना तुम दोनों आपस में प्रेम से रहो, मुझे टेंशन कम रहेगी। वैसे भी मैंने देखा है, जिनकी 2 बीवियां होती हैं उन पतियों के बहुत बुरे हाल होते हैं। इससे पहले तुम मेरे साथ कुछ करो, मैं तो जा रहा हूँ आराम करने। तुम देख लो भाई, क्या संभालना है तुम्हें किचन का। सुमन चले, खाना बना लेते हैं इससे पहले कि माँ जी उठ जाए। ठीक है रागिनी, चलो मैं तुम्हें किचन दिखाती हूँ। एक काम करती हूँ, सबसे पहले मैं सब्जी से शुरुआत करती हूँ। जब तक सब्जी पकेगी तब तक हम और काम भी कर लेंगे। सुमन रुको, काम शुरू करने से पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहो रागिनी, क्या कहना है? सुमन देखो, अब हम दोनों ही ये बात जानते हैं कि हमने जिंदगी भर एक ही पति की 2 पत्नियां बनकर रहना है, तो हम पहले ही कुछ बातें आपस में कर लेते हैं जिसे बाद में हमारे बीच कोई गलतफहमी ना हो। हाँ, तुम ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हो। कहो, तुम्हें क्या कहना है मुझसे? सुमन, ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम ये कभी भी अपने दिल में बात मत लाना कि मैं राजेश जी के दिल में तुम्हारी जगह ले रही हूँ। मैं मानती हूँ राजेश की ज़िंदगी में शादी से पहले मैं आई थी, पर लेकिन बीवी बनकर तो तुम ही पहले आई ना, इसलिए तुम ये दिल में कभी मत लाना कि मैं तुम्हारी जगह लूँगी। तुम्हारी जो जगह राजेश जी के दिल में है वो वैसी ही रहेगी। मैं तो बस अपने लिए एक छोटा सा कोना ढूंढने आई हूँ उसके दिल में, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम कभी भी अपने मन में मेरे प्रति कोई गलत फहमी रखो। हम दोनों एक दूसरे के साथ जितना प्यार से रहेंगे उतना ही इस परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी। और वैसे भी अब हमारे ये साथ लंबा चलने वाला है, तो फायदा इसी में है कि हम दोनों सच्ची में एक दूसरे की सहेलियां या बहनें बनकर रहें। रागिनी, तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करोगी, मगर मैं अपने दिल पे हाथ रख के कहती हूँ, जो सारी बातें तुमने अभी मुझसे कही ना, मैं भी तुमसे यही बातें करना चाहती थी, पर तुमने तो मेरे दिल की बात मुझसे पहले कह दी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे प्रति अपने मन में कभी कोई घृणा भाव नहीं रखूंगी, और ना ही तुम मेरे प्रति कोई ऐसी भावना रखना
अब जब ईश्वर ने हम दोनों को एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया है जिसमें हम दोनों को एक साथ ही रहना है, तो क्यों ना इस रिश्ते को अच्छे से बनाए रखें। वैसे भी आज तक किसी का लड़ाई झगड़े से कौन सा भला हुआ है जो अब होगा। चलो एक बात तो अच्छी है कि हम दोनों एक ही बात पर राजी हैं। पर सुमन ने तुमसे एक बात पूछनी है। अभी बाहर माँ जी ने तुम्हें इतना भला बुरा कहा, पर फिर भी तुमने पलटकर जवाब नहीं दिया। ऐसा क्यों? क्या तुम ऐसे ही हमेशा चुप रहती हो माँ जी की उल्टी सीधी बातों पर भी? नहीं रागिनी, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी उनका मेरे प्रति ऐसा व्यवहार के प्रति भी मेरी ही जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं इस बात के लिए भी मैं ही गलत हूँ। मैं अगर उनको पोता दे देती तो आज उनका मन में मेरे प्रति ऐसी भावना ना होती। शुरुआत में तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी थी, प्यार से भी रखती थी, पर जैसे जैसे मैंने उनकी गोद में पोतियाँ रखी वैसे वैसे उनका मेरे प्रति भाव बदलता गया। तो सुमन, बेटी या बेटा होने में तुम्हारी क्या गलती है? ये तो कुदरत की देन है। वैसे भी आजकल के ज़माने ऐसी सोच कौन रखता है? रखती है ना हमारी माँ जी, पर मैं अब उनका भी कोई दोष नहीं मानती। वंश को आगे बढ़ाने के लिए तो बेटी की जरूरत पड़ेगी ही ना। सुमन, तुम ये क्या कह रही हो? बेटियों की माँ होकर तुम ये बातें कर रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें अपनी बेटियों के सामने ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वैसे भी अगर तुम ही ऐसी बातें करोगी तो उनके मन में भी ऐसी ही बातें उत्पन्न होगी जो उनके भविष्य को खराब करेगी। तुम्हें तो उनको, जिससे वो कल के दिन पुरुषों के समाज में तनकर खड़ी हो सके और अपना भविष्य उज्जवल बना सके। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। चलो छोड़ो अब ये सब कुछ, हम दोनों खाना बना लेते हैं। हम दोनों अगर अभी खाना बनाने नहीं बैठे ना तो शाम तक हमारा खाना ही नहीं बन पाएगा। हाँ, ये भी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे भी अब मैं आ गई हूँ ना तुम्हारी जिंदगी में, ये पार्ट तो अब मैं तुम्हें रोज रोज सिखाती ही जाऊँ। अरे उर्मिला, ऐसी भी कैसी नींद है तेरी? 2 बार उठाने आ चुकी हूँ पहले भी तुझे, अब तीसरी बार आई हूँ तब जाके उठी है तू। इतनी भी गहरी नींद में सोना अच्छी बात नहीं है। तूने बहू क्या लाई, तू तो बिल्कुल ही चैन की नींद सोने लग गई। अरे सुषमा, तुझे बता नहीं सकती कितने सालों बाद ऐसी चैन की नींद आई है। हाँ हाँ, क्यों नहीं आएगी ऐसी चैन की नींद? अब तुझे पोता देने वाली दूसरी बहू जो आ गई है। भगवान करे ऐसा ही हो, ये बहू बस मुझे पोता दे दे, मैं तो तीर्थ ना जाऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं देगी, इसके लिए तो लेके आए हैं हम इसे। तू सबसे पहला अब ये काम कर, इस बहू की नौकरी छुड़वा। नौकरी? पर नौकरी क्यों छुड़वानी है? अच्छा तो है, घर में एक कमाने वाला हाथ और बढ़ गया है। तूने क्या इसे घर में कमाई बढ़वाने के लिए लाया है या तुझे पोता चाहिए? अरे सुषमा, तू तो अच्छे से जानती है सारा मामला, मुझे तो सिर्फ पोता चाहिए। ये कमाई वाली बात तो मैंने बस ऐसे ही कह दी थी। अरे पागल, तो तेरी ही भलाई के लिए तो कह रही हूँ। अगर ये बहू ऐसे ही ड्यूटी जाती रही तो कर लिया इसने बच्चा पैदा। अभी तो फिलहाल तो इसके दिमाग में सिर्फ यही बात डाल कि इसको सबसे पहले बच्चा पैदा करना है, उसके बाद करती रहे जो करना है। और हमारी राजेश की दूसरी शादी करवाने का मकसद भी तो यही था कि हमें बेटा चाहिए था। हाँ सुषमा, ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं आज शाम को ही ये बात करती हूँ बहू से। हाँ, जितनी जल्दी हो सके बहू से ये बात कर ले, तेरा ही फायदा होगा इसमें। अच्छा हुआ तूने मेरे दिमाग में ये बात डाल दी, वरना मैं तो कुछ और ही सोच के बैठी थी। राघव, क्या हो गया है? तुम मुझे यूं बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? तुम मेरा कॉल उठा क्यों नहीं रही थी? अपने फोन में कॉल्स देखो, कितनी बार कॉल की है मैंने तुम्हें। राघव, तुम शायद भूल चुके हो कि मेरी शादी हो गई है और अब मैं अपने ससुराल में हूँ। हाँ, चाहे नकली ससुराल में ही क्यों ना हूँ, पर समय तो असली देना होगा ना इन्हें, वरना इन्हें मेरे ऊपर शक हो जाएगा। रागिनी, मैंने तुम्हें आज तक किसी चीज़ से नहीं रोका है, हर चीज़ में तुम्हारा साथ दिया है, पर मुझे धोखा देने की कोशिश भी मत करना। चाहे तुम कितनी ही बिजी हो, मेरा कॉल जरूर उठाओगी। राघव, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें धोखा देने का सपने में भी नहीं सोच सकती। तुम पूरी दुनिया में वो अकेले इंसान हो जिसने मेरे बुरे समय में मदद की थी। और वैसे भी तुम तो अच्छे से जानते हो, मेरा इस घर में शादी करके आने का मकसद सिर्फ इन लोगों को सबक सिखाना है, इन लोगों से अपनी बेइज्जती का बदला लेना है। तुम अपने दिमाग में ऐसे कोई ख्याल नहीं लाओ। तुम मेरी कॉल नहीं उठा रही थी,
इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। राघव, मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं हूँ जिसकी तुम चिंता करो। मैं जानता हूँ कि तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जिसकी मैं चिंता करूँ, पर तुम्हें भी ये पता होना चाहिए कि मेरे लिए तुम मेरा सब कुछ हो। तुम्हारे साथ अगर कुछ भी बुरा हुआ तो सबसे ज्यादा दुख मुझे होगा। राघव, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे मेरे बदले की आग को खत्म करना ही होगा, वरना मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। रागिनी, जैसी तुम्हारी मर्जी, बस तुम्हें इतना याद दिला दूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जानती हूँ राघव, अगर तुम ना होते तो मैं ये सब कुछ ना कर पा रही होती। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। वो सब तो ठीक है रागिनी, पर तुम ध्यान रखना कहीं तुम पकड़ी ना जाओ। राघव, इतना कच्चा खिलाड़ी भी मत समझो मुझे। इन लोगों को तो मैं एक एक खून का आंसू रुलाऊंगी। वो सब तो ठीक है, पर सुमन, सुमन का क्या होगा? राघव, मेरी तरफ से भी सारी चिंता उसी के लिए है। मैं नहीं चाहती मेरी जाल में वो भी फंस जाए। वो एक बहुत अच्छी लड़की है और ना ही मेरी उससे और उसकी बेटियों से कोई दुश्मनी है। वैसे भी उसकी सास का व्यवहार उसके साथ अच्छा नहीं है। तब तो और भी अच्छा हो गया, तुम्हें बदला लेने के लिए एक और साथी मिल गया है। नहीं राघव, मैं सुमन को अपने इस जाल में नहीं फंसा सकती। वैसे भी वो बहुत मासूम है, झटपट किसी की भी बातों में आ जाती है। उसकी सास उसे इतना भरा बुरा कहती है, फिर भी वो पलट कर जवाब नहीं देती, सर झुकाए खड़ी रहती है। अच्छा, तो तुम मुझे ये तो बताओ, तुम्हारा प्लान क्या है? प्लान तो सबसे पहले उर्मिला देवी को सीधे लाइन में लाने का है। आज तो शुरुआत वहीं से करूंगी। अच्छा, जो भी करो संभाल के करना और मुझे अपडेट करते रहना। चलो ठीक है, मैं अभी अपने काम से जा रहा हूँ। ठीक है राघव, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। शुक्रिया भगवान, कम से कम आपने एक इंसान तो रखा है मेरी जिंदगी में ऐसा जिसे मैं अपना कह सकूं। रागिनी, चलो, तुम्हें माँ जी बुला रही हैं। वो तुम्हारी मुंह दिखाई में जो तुम्हें तोहफे मिले थे ना, बस वही वो तुम्हें देने सोच रही है। अच्छा ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हें जो कुछ पसंद आएगा वो तुम रख लेना। नहीं रागिनी, मैं वो सब कुछ कैसे रख सकती हूँ, वो तुम्हारे गिफ्ट हैं। अरे तुम चलो ना, वो सब कुछ हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। हाँ बहू, आ गई तुम? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये शादी में तुम्हें कुछ तोहफे मिले हैं, ये तुम अपने पास संभाल के रख दो अलमारी में। और ध्यान रहे, इसमें कुछ सोने के गहने भी हैं, उसे लॉकर में ही रखना। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं रख दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा ठीक है मम्मी जी, अगर आपको कुछ काम ना हो तो क्या मैं अपने कमरे में जाऊं? नहीं रागिनी, अभी मुझे तुमसे एक ज़रूरी विषय में बात करनी है, तो पहले तुम मेरी बात सुन लो, उसके बाद चले जाना आराम करने। हाँ कहिए मम्मी जी, क्या बात है? सुमन, जाओ तुम हम दोनों के लिए चाय बना के लाओ, मुझे रागिनी से कुछ अकेले में बात करनी है। जी मम्मी जी, अभी बना कर लाती हूँ, आप तब तक दोनों बात कीजिए। सुमन, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी को अगर मुझसे बात करनी है वो तुम्हारे सामने भी कर सकती हैं। और वैसे भी ऐसी कौन सी ही बात होगी जो एक औरत के मुंह से सुनकर दूसरी औरत नहीं सुन सकती। पर रागिनी, मम्मी जी को तुमसे बात करनी है। कोई बात नहीं, मैं तब तक तुम दोनों के लिए चाय बना देती हूँ। नहीं, अगर मम्मी जी को बात करनी है तो तुम्हारे सामने ही करे, वरना ना करे। वैसे भी मैं अपने कमरे में ही जा रही हूँ। अरे रुक जा सुमन, जब ये इतना कह ही रही है तो अब कहिए मम्मी जी, क्या बात करनी थी आपको मुझसे? वो रागिनी, बेटा मैं ये कह रही थी कि अब तुम्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए। मम्मी जी, आप मेरे साथ क्या कोई मजाक कर रही हैं? आपकी इस बात का क्या मतलब है कि अब मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए? हमारी शादी से पहले तो इस बात पर कोई बात नहीं हुई थी कि शादी के बाद मैं नौकरी छोड़ दूंगी। मैंने इतने मेहनत से ये नौकरी पाई है, मैं इसे इतनी आसानी से तो जाने दे नहीं सकती। पर रागिनी, घर गृहस्थी और नौकरी दोनों कैसे संभालोगी एक साथ में? तुम्हें दोनों में से एक को चुनना होगा। माँ जी, आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, आप रागिनी को नौकरी करने दीजिए ना। वैसे भी घर गृहस्थी संभालने के लिए मैं हूँ ना। तुझे यहाँ सिर्फ खड़े रहने को कहा है, फालतू में अपनी राय क्यों दे रही है? जब कोई राय मांगे ना तो फिर अपने विचार दूसरे को फ्री में देने की जरूरत नहीं है। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? आपका कोई हक नहीं बनता
कि आप सुमन से इस तरीके से बात करें। वो आपकी पहली बहू है, ना कि इस घर की नौकरानी। रागिनी, अभी तुम्हें शादी करके एक दिन भी नहीं हुआ है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है? माँ जी देखिए, मेरा तो साफ सीधा फंडा है, अगर आपको कोई इज्जत दे रहा है तो बदले में आप भी उसे उतनी ही इज्जत दीजिए। मगर अगर कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है तो आपको भी पीछे रहने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप देख लीजिए कि आपको अपनी इज्जत करवानी है या बेइज्जती। चलो सुमन, हमें माँ जी की फालतू बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों अपना काम निपटा लेते हैं। हे भगवान, ये अभी मेरे साथ क्या हुआ है? ये आफत की पुड़िया लाकर कहीं मैंने अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली है ना?